हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। इन दो टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, हमेशा सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी आपके क्वेश्चन आपके प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा से आते हैं, पूछे जाते हैं, वो सारे आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी जो तैयारी है आपकी वो एग्जाम तक चलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में जो है, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी जो तैयारी है आपके एग्जाम तक चलने वाली है। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन इनमें से किस विचारक द्वारा किया गया था। यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसके जो समर्थक है या पितामह कह लें, या फिर यूं कहने कि प्रतिपादक कौन है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बस क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपका ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन इनमें से किस विचारक द्वारा किया गया था, ऐसे पूछ लेंगे। कभी कभी पूछ लेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा का जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा के पितामह कौन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं B.F. स्किनर, दूसरा है जॉन डीवी, तीसरा है एरिक्सन और चौथा है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने बताया था कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसके जो समर्थक है वो आपके जॉन डीवी है। ठीक है, कल की क्लास में हमने जो थ्योरी कराई थी उसमें हमने आपको बताया था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसके जो समर्थक है, जो प्रतिपादक है, या यूं कहें कि जो पितामह है, वो है आपके जॉन डीवी। तो बी नंबर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है। ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है। विषय केंद्रित शिक्षा का, शिक्षक केंद्रित शिक्षा का, बाल केंद्रित शिक्षा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। विषय केंद्रित शिक्षा यानी कि जो जिसमें जो है, जिस शिक्षा में विषय को केंद्रित माना जाए या केंद्र माना जाए वो, या फिर शिक्षा को केंद्र में रखा जाए, या फिर बालक को केंद्र में रखा जाए, ऐसी शिक्षा का योगदान है। तो कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जो मनोविज्ञान है, जो शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान है, उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है बाल केंद्रित शिक्षा का, जिसमें बालक को यानी बच्चे को केंद्र में रख के जो है शिक्षा दी जाती है। ठीक है, बच्चे की रुचि के अनुसार जो है टीचर पढ़ाता है उसको। तो सी नंबर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत बालक, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम आते हैं, यह कथन किसका है। कल हमने बताया था कि एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षा जो है एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, वो 3 ध्रुवों पे आधारित है। ठीक है, जिसके अंतर्गत बालक आता है, शिक्षक और पाठ्यक्रम आते हैं। तो यह जो कथन है यह किसने दिया था, कौन सा मनोवैज्ञानिक ने दिया था। पहला है फेडरिक फ्रोबेल ने, दूसरा है जॉन डीवी, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है स्किनर। तो आप सभी को पता है कि जो शिक्षा है वो 3 ध्रुवीय प्रणाली है, 3 ध्रुवों पर चलती है। पहला बालक, दूसरा शिक्षक और तीसरा पाठ्यक्रम। ठीक है, तो उस ये जो कथन दिया है वो दिया है जॉन डीवी ने। इसका बी नंबर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। ठीक है, जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। छोटे वयस्कों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, तीसरा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में और चौथा निष्क्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा में जो बच्चे हैं उनको खाली स्लेटों के रूप में या फिर छोटे वयस्कों के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता। तो सी नंबर यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो जब स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें घर से, अपने परिवार से सीख के जाते हैं। तो वो खाली स्लेट नहीं होते हैं, यानी कि बिल्कुल खाली उनका दिमाग नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों से उनका दिमाग भरा होता है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता होती है। तो वो खाली स्लेट नहीं होते, बल्कि वो सक्रिय होते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की उनकी जो क्षमता है वो होती है। तभी वो जब वो विद्यालय जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने घर से, अपने माता पिता द्वारा, अपने फैमिली के जो उनके मेंबर होते हैं उनके द्वारा जो है वो चीज़ें सीख के जाते हैं। ठीक है, तो खाली स्लेट नहीं होते बल्कि सक्रिय अन्वेषक होते हैं। तो सी नंबर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। ठीक है, कोई भी बच्चा जब स्कूल में फेल होता है तो उसका क्या मतलब होता है। बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है,
दूसरा है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तीसरा है कि पूरी स्कूल व्यवस्था फेल हुई है। और चौथा है बच्चे की प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जब कोई भी बच्चा अपने क्लास में फेल होता है तो उसका क्या तात्पर्य होता है, क्या बच्चे ने जो उत्तर थे उसको सही तरीके से याद नहीं किया था। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है। दूसरा है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, हर बच्चा योग्य होता है, तो ये भी गलत है। तीसरा कि पूरी स्कूल व्यवस्था फेल हुई, बिल्कुल सही ऑप्शन सही, सी नंबर सही होगा कि जो बच्चा फेल हुआ है उसकी जो वजह है उसकी वजह वहाँ के स्कूल की व्यवस्था है। ठीक है, सही तरीके से वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी वो सही नहीं थी, बच्चे को सही तरीके से गाइड नहीं किया गया है, जिस वजह से बच्चा फेल हुआ है। तो इसका सी नंबर यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका करेगी, यानी एक कक्षा है, एक क्लास है जिसमें जो है शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि जो बाल केंद्रित है, बच्चे को केंद्र में रख के पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसमें जो टीचर पढ़ा रही है वो क्या करेगी। ऑप्शन देखते हैं। पहला है कि अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करती है। तो ये एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए, जहाँ पे अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए वो ऑप्शन आपका गलत होगा, यानी कि किसी भी आपस में बच्चों को जो है अंकों के साथ नामांकित किया जाए जो है, या फिर मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। अंकों के लिए मुकाबला करने हो तो प्रोत्साहित नहीं करेगी एक टीचर, ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है कि वे अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए निर्देश देना, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तीसरा है कि मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। व्याख्या की जहाँ पे बात हो वो ऑप्शन भी आपका गलत होगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वहाँ पर व्याख्या की बात हो ही नहीं सकती। चौथा ऑप्शन है कि इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, बिल्कुल सही। जहाँ पे बच्चा अपने खुद से चीज़ों को सीखने की कोशिश करे, ठीक है, वहाँ पे वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो डी नंबर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में बच्चों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। जो विद्यालय होते हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए। छात्र केंद्रित होना चाहिए, दूसरा है विद्यालय केंद्रित होना चाहिए, या फिर शिक्षक केंद्रित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्यालय होते हैं वहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाया जाने वाला जो पाठ्यक्रम होता है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए, ना कि विद्यालय या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। छात्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए वहाँ का पाठ्यक्रम, जैसा छात्र की रुचि है जिन चीज़ों में, जिस तरीके से उनकी जो क्षमता है वो चीज़ों को समझ पाएँ, उनके अकॉर्डिंग बच्चों को जब जो पाठ्यक्रम है वैसा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए होगा। जो विद्यालय है उसमें जो बच्चों का पाठ्यक्रम है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। जो बच्चों की रुचि होती है उसको बनाए रखने के लिए, यानी कि जब तक आप पढ़ाएं उनकी रुचि उस चीज़ में रहे, भटके नहीं इधर उधर, उसके लिए आप कौन सी विधि को अपनाएंगे या चयन करेंगे। पहला, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। दूसरा है स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। तीसरा है कि आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। और चौथा है कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन है, बच्चे को स्वयं यानी खुद से गतिविधि करने के लिए देंगे, हम खुद नहीं करेंगे। ठीक है, बच्चे को, जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं उनको खुद जो है मौका देंगे कि वो खुद वो गतिविधि वो एक्टिविटी करे ताकि वो सीख पाए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको अधिक महत्व देगी। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको अधिक महत्व देगी, जिसमें बच्चे को केंद्र में रखा जाता है। ठीक है, पहला है दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को, यह ऑप्शन तो वैसे भी गलत होगा, दंड आधारित या कठोर अनुशासन नहीं दे सकते। दूसरा है ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, यह ऑप्शन सही होगा, बच्चे की जो ज्ञान है उसकी सक्रिय संरचना की जो प्रक्रिया होती है उसको जो है अधिक महत्व देगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे रखा जाएगा या फिर कैसा व्यवहार किया जाएगा, ये बताना है। कि एक प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि वो सही से लिख नहीं पा रहे होंगे, सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे होंगे, वो होते विशेष आवश्यकता वाले। जो है कम प्रतिभा होती है उनमें, जो अधिक प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनसे जो है
कम वाले बच्चे होते हैं वो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, जिनको जो है एक विशेष आवश्यकता होती है कई चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, यानी कि वो चीज़ों को देर से सीख पाते हैं, कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहला ऑप्शन है अन्य बच्चों में पृथक किया जाता है तथा केवल भोजन के लिए मिलने दिया जाता है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं क्या उनको अन्य बच्चों में पृथक किया जाता है तथा केवल भोजन के लिए मिलने दिया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है कि उन्हें एक शर्त पर दूसरे बच्चों में मिलने घुलने मिलने की आज्ञा होती है कि वह सभ्य से व्यवहार संतुलित रखें, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। चौथा है कि अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकता हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है, उन्हीं के साथ पढ़ाया जाता है, अलग नहीं किया जाता है। ठीक है, जो अन्य बच्चे हैं उनके साथ ही पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकता हेतु जो भी उनकी आवश्यकता है उसके लिए एक विशेष व्यवस्था की जाती है ताकि वो चीज़ों को समझ पाए, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ठीक है, एक यानी डैश यहाँ पे फिल करना कि क्या होना चाहिए कि कक्षा में, कौन सी कक्षा में, एक या किस प्रकार की कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। पहला है अध्यापक केंद्रित, यानी कि एक अध्यापक केंद्रित कक्षा में, या फिर दूसरा प्रगतिशील कक्षा में, या तीसरा पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या फिर व्यवहारवादी। तो अध्यापक केंद्रित वैसे भी नहीं होता, पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगा, यानी विषय केंद्रित नहीं होगा, व्यवहारवादी भी नहीं होगा, बल्कि प्रगतिशील कक्षा होगी। एक प्रगतिशील कक्षा, यहाँ पे प्रगतिशील फिल करेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है। जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसकी क्या विशेषता है। पहला, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना, तो जहाँ पे केवल आपको नजर आ जाए आप सीधे काट दीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा, कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है, तीसरा है यंत्रवत याद करना, याद करने की बात हो वहां पे भी ऑप्शन आपका गलत होगा। चौथा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थी को नामांकित करना, जहाँ पे नामांकित करने की बात आ जाए ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो तीन ऑप्शन आपके गलत हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा कि बच्चों के जो अनुभव हैं उनको प्रमुखता देना। ठीक है, जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसका जो विशेषता है, कई विशेषताओं में जो एक विशेषता है वो है कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, जो उनके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, जो खुद के उनके अनुभव हैं उनको जो है प्रमुखता देना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत चालकों के, सॉरी यहाँ पे बालकों होगा। ठीक है, निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है। कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसमें बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है। पहला है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, दूसरा संरचनावादी शिक्षा प्रणाली, तीसरा है मानवतावादी शिक्षा प्रणाली, और चौथा समाजवादी शिक्षा प्रणाली। तो जिसमें बालकों के विश्लेषण और पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है वो प्रणाली है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कई तरीके से पूछा जाता है कि जो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली है उसके जो प्रतिपादक है वो कौन है, तो वो है आपकी मारिया मॉन्टेसरी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मॉन्टेसरी। ठीक है, तो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की जो प्रतिपादक हैं या कि वो कहें कि जो समर्थक हैं वो मारिया मॉन्टेसरी हैं। ठीक है, और इसको जो है विश्लेषण और पर्यवेक्षण, इस जो प्रणाली है, जो मारिया मॉन्टेसरी की जो प्रणाली है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, उसमें जो है विश्लेषण और पर्यवेक्षण पर अधिक जोर दिया जाता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम है कैसे, यानी किस पर निर्भर है। पहला, पुरस्कार और दंड पर निर्भर, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। दंड और पुरस्कार पर कोई भी जो है शिक्षा नहीं निर्भर होती है। दूसरा, पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है, ये ऑप्शन भी गलत होगा, शिक्षक पर निर्भर नहीं होती है। तीसरा, उद्दीपन संघों के युग्म द्वारा होता है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, सी नंबर, कि जो एक प्रगतिशील कक्षा है उसमें अधिगम उद्दीपन संघों के युग्म द्वारा होता है। ठीक है, तो सी नंबर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है आगे भी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, जो कि प्राइमरी के लिए आप सभी को पता है कि सर्व शिक्षा अभियान काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और है भी अभी भी। यानी सबको जो है शिक्षा देने का जो अधिकार है वो सबको होना चाहिए। तो एक अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुई थी, ठीक है, ये बताना। सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। 2010 से 2011 में हुई थी, या फिर 2000 से 2001 में हुई थी, या फिर 2005 या 2006 में हुई थी, या फिर 2002 या 2003 में हुई थी। तो सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 2000 से 2001 के बीच हुई थी। और किसने कराया था, तो वो थे आपके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब। उन्होंने जो है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत, तो उनके जो कार्यकाल में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी, या फिर यूं कहे कि उन्होंने इसकी शुरुआत कराई थी। और कब कराई थी, 2000 से 2001 के बीच में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन से आपके 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो गए। एक आपका कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो हुई थी 2000 से 2001 के बीच। किसने की थी, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि आपके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो कि 2009 में पारित हुआ था, उसमें जो है जो अनिवार्य शब्द है इसका क्या अर्थ है। पहला, दंडात्मक कार्य से के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे दंडात्मक और यहाँ पे जोर डालने की बात की गई, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, दूसरा है कि अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है कि केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, यहाँ पर केंद्र की बात हो गई, जबकि ये जो है राज्य की बात हो रही है। नेक्स्ट है कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। बिल्कुल सही कि जो भी उचित सरकार होगी वो जो प्राइमरी में दाखिले हो रहे हैं, दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णता सुनिश्चित करेगी। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान या फिर यूं कहें कि निःशुल्क शिक्षा का जो अभियान चल रहा था, उसमें जो भी सरकारें होंगी वो दाखिले को भी देखेंगी, उनमें जो उपस्थिति हो रही है उसको भी, और प्रारंभिक शिक्षा की जो चीज़ें हैं उनको भी जो सुनिश्चित करेंगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जो कि 2009 में पारित हुआ है, वो जो है किसकी वकालत करता है। पहला है एकीकृत शिक्षा की, दूसरा मुख्य धारा शिक्षा की, तीसरा है समावेशी शिक्षा की, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो वकालत करता है वो करता है समावेशी शिक्षा की, यानी सबको साथ लेके शिक्षा देने की। ठीक है, सबको एक साथ जो है शिक्षा प्रदान करने की, चाहे वो आवश्यकता वाले बच्चे हों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों, या फिर सारे, मतलब इन सभी को एक साथ बिठा के एक छत के नीचे जो है पढ़ाई करने को जो है की वकालत करता है, समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, सबको साथ जो है पढ़ाने की। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।